हेलो गाइस, वेलकम टू डीपीएस ई लर्निंग प्रोग्राम। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी एसएसटी जियोग्राफी का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका टाइटल है लैंड सॉइल वाटर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इसको लेकर कुछ वीडियोज हमने पहले भी क्लियर कर लिए। आज जो वीडियो रहेगा ये आपका नेक्स्ट वीडियो रहेगा। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। जो बात हमने लैंड की लैंड की यूजेज की किस इससे पहले वाली वीडियो में, या लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, सॉइल के बारे में पढ़ा। और उसके बारे में मेन जो चीज़ें हमने पढ़ते चलते रहे, जैसे जो सॉइल जो कंपोजिशन के जो फैक्टर्स थे, या इसके अलावा जो और भी जो बातें थी, खेती कैसे कृषि कैसे हो रही है। फिर वाटर को लेकर के हमने मोस्टली जो बातें थी वो जानी। फिर जो वाटर अवेलेबिलिटी की जो प्रॉब्लम्स थी, ये जो वाटर रिसोर्सेज का जो कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है आज के ज़माने के अंदर, ये सारी चीज़ें पढ़ ली। और आज का अपना टॉपिक रहने वाला है, वो रहने वाला है नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रहने वाला है आपका नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ। जैसा कि हम चैप्टर के लगभग द एंड में पहुंच चुके हैं, तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में स्टूडेंट्स क्या बताया जाएगा, इसमें बताया जाएगा आपको प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में। वनों के अंदर कैसी प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, पेड़ पौधे जो प्लांट कम्युनिटी वो किस प्रकार के होते हैं, और वहाँ पर जो जंगली जीवन है, इट मीन्स वहाँ पर किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, उनकी बात करने वाले हम इस वीडियो के थ्रू। तो आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली, समझ पा रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बगैर देरी किए हुए। देखिए क्या कहता है। कहता है कि सम स्कूल चिल्ड्रंस वर विजिटिंग एन एग्जीबिशन ऑन हैंडीक्राफ्ट्स। देखो यहाँ पर क्या होता है, एग्जीबिशन होता है, कोई प्रदर्शनी को बोला जाता है, किसको, प्रदर्शनी को। और हैंडीक्राफ्ट होता है हस्तशिल्प, जो हाथ से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं। तो कहता है स्कूल के बच्चे जो है हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे, और प्रदर्शनी की जो वस्तुएं हैं वो देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई थी। कहीं ना कहीं ऐसा बोल देख सकते हैं कि जो भी एग्जीबिशन के अंदर थी वो कलेक्टेड क्या थी, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। मोना पिक्ड अप ए बैग एंड एक्सक्लेम्ड, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल हैंड बैग। अब क्या हुआ वहाँ पर देखो, मोना जो थी, मोना ने एक थैला हाथ में उठाया, उत्साह से कहा कि एक सुंदर हैंड बैग है। तो उनकी जो टीचर है वो क्या कहती हैं, या इट इज़ मेड फ्रॉम जूट, द टीचर सेड। तो टीचर ने क्या कहा कि यह किससे बना है, यह जूट से बना है। तो स्टूडेंट साहब से पूछता है कि क्या आप उन टोकरियों जो टोकरियाँ, ये जो दीप क्षेत्र जो ये कुर्सियों को देखते हैं, ये वे बेत और वो बांस की बनी हैं। हम बात करें इंडिया की जो पूर्वी और जो नॉर्थ, जो ईस्ट, जो आंध्र प्रदेश में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। स्टूडेंट्स हम देखें, असम है, मेघालय है, इधर जो एरियाज के अंदर जो बांस है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर एक तरह से पैदा होता, तैयार होता है। आगे बात करता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कहता है कि जैसी रेशमी स्टार्फ स्कार्फ देख कर उत्साहित थी दूसरी लड़की, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था जेसी। Jessie was excited to see a silk scarf. See the beautiful scarf. See this beautiful scarf. The teacher explained that silk is obtained from silk forms. देखो यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन से जो चीज़ें हैं वो कहाँ कहाँ से मिलती हैं और कौन से एरियाज से मिलती हैं। तो अभी यहाँ पर आपको जो जूट के बारे में बताया गया, तो जूट से जो बैग बनते हैं, इस तरीके से आपको स्कार्फ के बारे में बताया जाएगा कि जेसी ने जो रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साही थी, तो बहुत ही खूबसूरत स्कार्फ देखो उसने कहा। तो उनकी टीचर थी, उन्होंने क्लियर किया कि यह रेशम जो है, ये हमें जो सिल्क वॉर्म है, जो रेशम कीटों से प्राप्त होता है। जैसे कि आप हम देख भी पा रहे होंगे, आप ये जो फिगर 2.10, इसमें सिल्क वॉर्म्स आप देख पा रहे होंगे, रेशमी जो कीड़े हैं एक तरीके से, जिनसे रेशम प्राप्त होता है। तो टीचर ने बताया कि यह जो रेशम हमें किससे मिलता है, कि रेशम हमें रेशमी कीटों से प्राप्त किया जाता है। और ये जो रेशमी कीट जो होते हैं स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो, जो शहतूत के जो पेड़ होते हैं उन पर पाले जाते हैं। तो इस तरीके से समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न एक तरह से उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका यूज हम अपने डेली जीवन में कहीं ना कहीं करते हैं। तो पेड़ पौधों के अलग अलग जो है वो है अपनी अपनी खासियत है। उनके प्रोडक्ट्स को हम अपने डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं क्या कहता है। Natural vegetation and wildlife exists only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। देखो बायोस्फीयर क्या होता है, इसको तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, 7th क्लास के अंदर जब भी आपको पढ़ाया गया था कि व्हाट इज बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर क्या है। तो ये जो स्थलमंडल है, जलमंडल है, या जो वायुमंडल है, ये सब तीनों के तीनों जो मिलने से क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है। तो आपको यही बताने की कोशिश करता है यहाँ पर कि जो प्राकृतिक वनस्पति है और जो वन जीवन है, वो एक तरीके से केवल जो लिथोस्फेयर है, स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच
जुड़े एक जो नैरो जो एरिया है, सकरा जो क्षेत्र है, उसी में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। इट मीन्स यहाँ पर जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं या जो भी जीवन जी रहा है, वो किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, वो बायोस्फीयर में शामिल किया जाता है। ऑप्शन आगे मूव करते देखिए क्या कहता है। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. This life supporting system is known as ecosystem. देखो यहाँ पर क्या कहने की कोशिश करता है कि हम बात करें, देखो जैवमंडल में या बायोस्फीयर के अंदर, बायोस्फीयर को क्या बोलते हैं, जैवमंडल। जैवमंडल में सभी जीवित जो जातियाँ जो जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर क्या रहती है, इंटरकनेक्ट रहती है, संबंधित, एक दूसरे पर इंटरडिपेंड रहती है, निर्भर रहती है। तो ये बायोस्फीयर के अंदर जो भी जीव जंतु है वो एक दूसरे पर कहीं ना कहीं निर्भर, हम ऐसा मान सकते हैं। और इस तरीके से जीवन आधारित ये जो पूरी तंत्र है, इसको क्या बोलेंगे हम, इकोसिस्टम बोलेंगे, पारितंत्र बोला जाएगा। ऑक्सीजन समझ पा रहे हैं, आगे मूव करते देखिए क्या कहता है। Vegetation and wildlife are valuable resources. Plants provide us with timber, give shelter to animals, produce oxygen we breathe, protects our soils to। आगे बढ़ेंगे बाद में, पहले इसको क्लियर करते हैं। देखो क्या कहते हैं, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर वैल्यूबल रिसोर्सेज। कहता है कि जो वनस्पति हैं, वेजिटेशन वनस्पति पेड़ पौधे, और जो वाइल्ड लाइफ है जीव जंतु जिनमें पाए जाने वाले जंगली जानवर, इसको तो कहते हैं वनस्पति और वन जीवन बहुत ही एक तरीके से बहुमूल्य संसाधन है, रिसोर्सेज हैं। पौधे जो होते हैं हमें एक क्या देते हैं, हमें टिम्बर देते हैं, इमारती लकड़ी देते हैं, और प्राणियों को एक तरह शेल्टर देते हैं, आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, सबसे बड़ी चीज़। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, एक तरीके से देखा जाए तो, जो प्रोटेक्ट करते हैं सॉइल को। आगे बढ़ते देखो, आगे मूव करें, और आगे आता है इसेंशियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्ट एज शेल्टर बेल्ट्स, हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, गिव अस फ्रूट नट्स, अटैक्स turpentine oil and gum medicine plants, and also the paper that is so essential for your studies. There are in इनमेबल यूजेज ऑफ प्लांट्स एंड यू कैन ऐड सम मोर। देखो यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही बात है, वो आपकी ज्ञानवर्धक जो बात है, नॉलेजफुल जो है, क्या कहता है कि एक तरह से देखें, ऑक्सीजन खाली ये नहीं कि ऑक्सीजन देते हैं, छाया देते हैं, ये नहीं, इसके अलावा फसलें उगाने के लिए जो आवश्यक मृदा, वो तो फिर बात कर ली। इसके अलावा हम बात करें, कहते हैं रक्षक मेघला के रूप में कार्य करते हैं, कहीं ना कहीं जो भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड जो वाटर है, उसके कलेक्शन में सहायता करते हैं। और हमें लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, या जो मेडिसिन, जो पौधे औषधीय जो पादप हैं वो, और इसके अलावा सबसे बड़ी बात क्या बताता है, जिससे आप पढ़ते हैं, जिससे अध्ययन करते हैं, वो कागज़ भी आपको कहीं ना कहीं किससे मिलते हैं, पेड़ों से ही मिलते हैं। तो इस तरीके से हम बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं वो असंख्य उपयोग हैं उनके, कई रिन्यूएबल जो यूज़ हैं, और कुछ और भी आप उनमें जोड़ सकते हैं आप अपने हिसाब से। इस तरीके से प्लांट्स की जो यूज़ है। अब आप बात करते हैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर चले, वन जी उनके ऊपर चले, तो देखो वाइल्ड लाइफ इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। दे प्रोवाइड अस मिल्क, वीट, हाइड्स एंड वूल। देखो यहाँ पर अब जब वनस्पति की बात कर लेता है तो उसके वन जीवन की तरफ मूव करता है, और उसमें क्या बताता है वन जीवन। वन जीवन के अंदर अगर हम बात करें तो देखो उसमें जो जंतु हैं, पक्षी हैं, जो कीट हैं, ये जो भी एक्वेटिक लाइफ है, जो जलीय जीव है, जल में रहते हैं, वो सभी आते हैं। इनसे हमें दूध देखा जाए तो मांस या खाल या ऊन प्राप्त होती है। और जैसे ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे मधुमक्खी हुआ, ये हमें शहद देती हैं। आगे बात करें बीज के अलावा, देखो हमें और जो चीज़ें हैं, हेल्प इन पोलिनेशन ऑफ फ्लावर्स एंड हैव एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज decomposers in the ecosystem. The birds feed on insects and act as decomposers as well. Vulture, due to its ability to feed on dead livestock, is a scavenger and considered a vital cleanser of big or small of the environmental so animals big or small all the integral the maintaining balance in the ecosystem। देखो यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश करता है कि चाहे कोई भी जीव जंतु, उसका कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट के अंदर रोल है। जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के जो परागकण में मदद करती हैं, और एक इकोसिस्टम में क्या करती हैं, जैसे डिकम्पोजर है जो अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया जो होती है अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर करती है कहीं ना कहीं, और जो अपघटकों के रूप में कार्य करती है। जैसे वल्चर है, गिद्ध है, वो मरे हुए जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक भी, जिसको हम बोले हिंदी में, आपने साइंस में पढ़ा होगा। और एनवायरनमेंट का एक इम्पोर्टेंट शोधक समझा जाता है किसको, वल्चर को। इसलिए हम इसमें से बोल सकते हैं कि प्राणी चाहे बड़ा हो अथवा छोटा, सभी जो इकोसिस्टम के जो बैलेंस को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं अनिवार्य है। ऑप्शन आप समझ पा रहे हो, तो सबकी जो उपस्थिति है वो बहुत ज़रूरी है पृथ्वी के ऊपर।
आप देखें यहाँ पर आपको रूई नो बॉक्स के थ्रू कुछ समझाने की कोशिश की गई है। वल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वर डाइंग ऑफ किडनी फेलियर शॉर्टली आफ्टर scavenging livestock treated with difluronic, a painkiller that is similar to aspirin or ibuprofen. Efforts are on the ban the drug for livestock use and breed vulture in captivity। देखो क्या कहता है कि भारतीय जो सबकॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार एक तरह से देखा जाए डिक्लोफेनिक, एस्प्रिन अथवा जो इबुप्रोफेन जैसी जो पीड़ानाशक जो दवाइयाँ हैं उनसे किया जाता था। मान लीजिए जो भी पशु ये जो वल्चर होते हैं क्या वो मरे हुए पशुओं को जीव जंतुओं को खाते थे, और जो जानवर इन दवाओं को लेने के बाद मरते थे इनसे इनका उपचार किया जाता, जिनमें हम बात करें कौन कौन सी दवाई शामिल की गई, जिसमें डिक्लोफेनिक हुई या एस्प्रिन हुई या इबुप्रोफेन हुई, ऐसी जो पेन किलर्स हैं इनसे किया जाता था। तो उनके अपमार्जन उपरांत क्या होता था, जब उनको खा लेते थे मरने के बाद ही जो वल्चर, तो इनकी जो वल्चर की जो किडनी है वो ख़राब होने से मर रहे हैं ये धीरे धीरे। तो पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, तथा आरक्षित जो स्थान पर गिद्ध के जो एक तरह से हम बोल सकते हैं प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं, इनको बचाने की कोशिश की जा रही है वल्चर्स को। तो इस तरह से इन दवाइयों को भी बैन किया करने की, डाइक्लोफेनिक हो या ये जो पेन किलर हैं इनसे इनकी किडनी फेल होती है। आगे से मूव करते देखें, हम बात करते हैं आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की। अब हम बात करेंगे जो एक तरह से हम बोले प्राकृतिक जो वनस्पति का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है उसकी बात करेंगे, उसको जानेंगे कि जो वनस्पति का जो डिस्ट्रीब्यूशन वो इंडिया के कौन कौन से एरियाज में किस तरह से हुआ है, तो उसको देखते हैं क्या कहता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। हमें स्टूडेंट्स आगे देखें क्या कहता है। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर्स। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। देखो क्या कहता है, वनस्पति की जो वृद्धि है वो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से जो टेम्परेचर हुआ, तापमान हुआ या आर्द्रता पर निर्भर करती है। वनस्पति वृद्धि तभी करेगी जब वहाँ पर तापमान ठीक होगा या वहाँ पर ह्यूमिडिटी ठीक होगी। जो वर्ल्ड की जो वेजिटेशन है उसमें के मुख्य प्रकारों को चार एक तरह से वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे जैसे हम बात करें वन है, घास है, या गुल्म है, या टुंड्रा प्रदेश की जो वनस्पति है उनकी बात करें, तो इस तरीके से हम आगे बढ़े स्टूडेंट्स। तो आगे देखो, हम आगे चलते तो क्या आपको नेक्स्ट जो पेज पे आ जाइए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाइथन है यानी फॉरेस्ट के अंदर एक वन में अजगर देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाएगा पिक के अंदर। तो इसके अलावा बात करते कहते हैं scrubs grow in dry areas in rainfall. In such areas, plants have deep roots and leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpirations. Tundra vegetation of cold polar regions compared to Moses lichiness। देखो यहाँ पर क्या कहता है कि जो भारी वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ज़्यादा रेनफॉल हैवी रेनफॉल वाले जो एरियाज़ हैं उनमें विशाल जो बड़े बड़े जो प्लांट हैं वो उग सकते हैं, और इस प्रकार जो वन है उनमें बड़ी मात्रा में जल की आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार उनकी सघनता भी कम होती चली जाती है। जैसे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ पेड़ ज़्यादा भयंकर और लंबे पाए जाएंगे, लेकिन जहाँ वर्षा कम होगी वहाँ पर पेड़ छोटे और छितरे हुए पाए जाएंगे। ये कहने की कोशिश करता है, उनकी जो डेंसिटी वो कम हो जाएगी। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर कहता है कि जो सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती हैं, क्योंकि वहाँ वर्षा कम होती है, जिससे विश्व की घास फसलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले जो शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ गुल्म उगते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो जो वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए एक तरीके से हम बोल सकते हैं इन पेड़ों की पत्तियां जो कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत जो एक तरह से हम बात करें शीत ध्रुवीय जो पोलर जो रीजन्स है उसमें टुंड्रा वनस्पति और मांस और लाइकेन जो वनस्पति ये सम्मिलित होती हैं। आगे बढ़ते हैं कहते हैं टुडे देर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड देन देयर वर इन सेंचुरीज बैक टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड वनिशिंग रैपिडली देयर इज ए अर्जेंट नीड टू कंजर्व द वैल्यूएबल रिसोर्स। देखो इसमें क्या समझाता है आपको, कहता है पिछले लगभग 2 सेंचुरीज के अंदर 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उससे कहीं अधिक लोग हैं। देखो मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा क्या हो रही, इम्प्रूव कर रही, ग्रोथ कर रही है। तो बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए कहता है फसलों को उगाने के लिए या वनों के विशाल क्षेत्रों
सिर्फ वृक्ष काट दिए गए हैं, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या को खाने के लिए अनाज चाहिए, तो वो अनाज कहाँ पर होगा? ज़मीन पर होगा। ज़मीन थोड़ी ना बढ़ रही है, तो ज़मीन के लिए तो जो ज़मीन पहले से उसी को यूज़ किया जाएगा। तो जैसे फॉरेस्ट जिस ज़मीन पे खड़े थे उनको क्या कर दिया गया, उनको ख़त्म कर दिया गया, काट दिया गया, उसको खेती लायक ज़मीन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। विश्व भर में हम देखें तो जो फॉरेस्ट का जो एक तरह से आवरण है वो तेज़ी से क्या हो रहा है, समाप्त होता जा रहा है, क्योंकि उनकी कटाई हो रही है। इस एक तरह से जो बहुमूल्य संसाधन है इनके संरक्षण की हमें बहुत ज़्यादा क्या है आवश्यकता है, इनको कंजर्व करना है, इस वैल्यूबल रिसोर्स को, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली आगे चल करके। जैसे हम आगे बढ़ते देखें तो कहता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीवन का संरक्षण। तो इसको हम करेंगे कल की वीडियो में क्लियर। आज की वीडियो में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। कल फिर से आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।